Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 14, the United Nations Organization. बेटा इस वीडियो में हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वर्ल्ड पीस को मेंटेन करने की। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर? टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। ठीक है, सारी कंट्रीज एक दूसरे को कोऑपरेट करें, कोई वॉर ना हो उनके बीच में, ये देखना किसकी जिम्मेदारी है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की। बेटा हुआ क्या, 1939 में जो हिटलर होते हैं, जो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? जर्मनी। ये वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर देते हैं और फिर एक एक करके बहुत सारी कंट्रीज़ किस में इन्वॉल्व हो जाती हैं? वर्ल्ड वॉर 2 में इन्वॉल्व हो जाती हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करता है किस कंट्री के ऊपर? जापान के ऊपर, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। और जो डिस्ट्रक्शन ये न्यूक्लियर बॉम्ब करते हैं वो सारे वर्ल्ड लीडर्स को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि भाई ये क्या किया हमने। अच्छा, ऑल इन ऑल एक बात समझो कि अकेले न्यूक्लियर बॉम्ब ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थे बेटा। जितना डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ ना, भले ही वो हिटलर ने किया हो, भले ही मसोलिनी ने किया हो, वो बहुत ही हॉरेबल था। तो ये जो डिस्ट्रक्शन वगैरह हुआ, इससे दुनिया को संभाला जाए, निकाला जाए और कोई वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, इसीलिए हमने क्या बनाया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। फिर से ध्यान से सुनो, फर्दर ऐसा कोई वॉर ना हो या वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, हमने इसलिए क्या बनाया? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और ऑल इन ऑल हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा। क्यों भाई? क्योंकि अब तक देखो कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। अभी आप लोगों को याद नहीं होगा क्योंकि आप बहुत छोटे हो, न्यूज़ देखते हो नहीं देखते हो मुझे पता नहीं, आर्मेनिया और अजरबैजान बिल्कुल लड़ने को तैयार थे। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, अब रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, पर बहुत सारी कंट्रीज डायरेक्टली इसका पार्ट नहीं बनती हैं क्योंकि सबको पता है कि अगर एक कंट्री इन्वॉल्व हुई तो दूसरी इन्वॉल्व होगी, तीसरी इन्वॉल्व होगी और फिर क्या स्टार्ट होगा? वर्ल्ड वॉर 3। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं ना कहीं एक अच्छा काम तो किया है कि हमें किससे बचाए रखा है? वर्ल्ड वॉर 3 से। अच्छा, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एजेंसीज होती हैं और इसकी एक एजेंसी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी है। बेटा जब कोविड-19 आया था, कोविड पैंडमिक आया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। न्यूज़ में डेली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रहता था, सारी कंट्रीज़ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कंट्रीज़ को एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो मैं ये पैराग्राफ यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, ये आप खुद पढ़ेंगे। समझ गए ना बेटा? ये जो ओपनिंग पैराग्राफ है ये आपको खुद रीड करना है। चलो, करण न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, है ना, कोविड के सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे थे, पूरी दुनिया में कोविड कैसे धमाल मचा रहा है, कैसे सारी कंट्रीज इससे परेशान हैं। और वो हमेशा देखता था कि न्यूज़पेपर में जब भी कोविड की बात हो रही है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र ज़रूर हो रहा है ना। तो उसको लगा कि यार मुझे इसके रिगार्ड में कोई जानना चाहिए। फिर उसने ये भी सीखा न्यूज़पेपर से कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने कोविड को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया। तो उससे और ज़्यादा क्यूरोसिटी बढ़ गई कि भाई ये WHO है क्या। उसने अपने पापा से पूछा तो उसके पापा ने बताया कि भाई जो WTO है वो एजेंसी है किसका? यूनाइटेड नेशंस का। चलो, तो भाई यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलें या यूनाइटेड नेशंस बोलें, UNO बोलें या UN बोलें, सब एक ही है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है यूनाइटेड नेशंस। वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इसकी है। ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है, जैसे कहीं पर फ्लड आई हो, कहीं पे अर्थक्वेक एरप्शन हुआ हो, वोल्केनिक एरप्शन हुआ हो, या और भी किसी रीज़न से अगर ह्यूमैनिटी पे कोई बहुत बड़ी आपदा आती है, प्रॉब्लम आती है, तो
उनको हेल्प करने के लिए यूएन आता है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करता है, इंटरनेशनल लॉज को बनाता है और उन्हें फॉलो भी करवाता है, और इवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? डेवलपमेंट बाय टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर के नीड्स को, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए जब आप डेवलप करते हो तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आज हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और सारे रिसोर्सेज को आज ही ख़त्म कर दे रहे हैं तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहेंगे बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमेशा फ्यूचर के नीड्स को, एनवायरनमेंट को कोई हार्म तो नहीं हो रहा है ये देखते हुए किया जाता है। तो यूएन इसे प्रमोट करता है कि भाई जब भी आप डेवलपमेंट करो, एनवायरनमेंट के बारे में सोचो, फ्यूचर नीड्स के बारे में सोचो। जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन की, वो हमेशा किसके लिए काम करती रहती हैं कि भाई पीस मेंटेन रहे, और अगर कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम चल रही है तो उसको कैसे हम पीसफुल सॉल्यूशन के साथ मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा जब एक फैमिली में लड़ाई हो सकती है ना, आप अपने नेबर के साथ लड़ सकते हो, तो 193 कंट्रीज़ हैं, हम तो आपस में लड़ ही सकते हैं ना। तो जो भी इश्यूज़ हों, जो छोटे मोटे इश्यूज़ उनके लिए हम लड़ने को रेडी हो जाते हैं, उन इश्यूज़ को हम पीसफुल वे में कैसे सॉल्व करें ये कौन बताता है? यूनाइटेड नेशंस। तो जो मेंबर कंट्रीज़ हैं यूएन की, वो वर्क करती हैं किसके लिए? पीस को मेंटेन करने के लिए। लुक फॉर सोल्यूशन टू इंटरनेशनल प्रॉब्लम टुगेदर, साथ बैठ के हम उन प्रॉब्लम्स की बात, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जानने की कोशिश करते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। 2 कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है, 3-4 कंट्रीज़ के बीच में हो सकती है, या कोई एक ऐसी प्रॉब्लम हो कोविड जैसी जो पूरी दुनिया के लिए हो। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का। पहले बेटा लीग ऑफ नेशंस बनता है कब? वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, या जब वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ, तब भी सारे लीडर्स बैठे और सोचने लगे, ओ कितना डिस्ट्रक्शन कर दिया है हमने, ये तो गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलो अब हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देगी। जो अब जब तक वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुआ था ना, तब तक वर्ल्ड वॉर 1 बोला ही नहीं जाता था, पर वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो एक वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। भाई इतना बड़ा जो हमने वॉर कर दिया है, ये वॉर हमें नहीं करना चाहिए था। ऐसे वर्ल्ड लीडर सोच रहे होते हैं और वो सोचते चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो उन्होंने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया? लीग ऑफ नेशन। पर लीग ऑफ नेशन एक फेल ऑर्गेनाइजेशन था, है ना, जो वर्ल्ड वॉर 2 को होने से रोक ही नहीं पाया। हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट कर ही देता है और फिर इतना डैमेज हम देखते हैं। तो पहले क्या बना था? लीग ऑफ नेशन। कब बना था लीग ऑफ नेशन? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत सारा डैमेज हुआ था, लाइफ का भी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, प्रॉपर्टी का भी डैमेज हुआ था। ठीक है, तो जितने भी कंट्रीज़ वर्ल्ड वॉर 1 में इन्वॉल्व थी उन सब ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि अब हम एक्टिव मेजर लेंगे जिससे पीस को इंश्योर कर सकें बिटवीन कंट्रीज़ इन द फ्यूचर में कंट्रीज़ के बीच में पीस हो, इसको हम इंश्योर कर पाएँ, इसीलिए हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ एक्टिव मेजर तो लेंगे जिससे कि अब हम ऐसा वॉर दोबारा ना करें। तो बेटा ये बिल्कुल सही है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसी सिचुएशंस बनी कि हमें लीग ऑफ नेशंस बनाना पड़ा। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है जो भी लोगों को बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट करता है, वो है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है, सारी इकोनॉमी में हम स्लो डाउन देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर 1 का ख़त्म होना, इतना डैमेज, डिस्ट्रक्शन हमारा वर्ल्ड वॉर 1 में देखना, दूसरा फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाना, इकोनॉमी में रिसेशन आ जाना, ये दोनों ही रीज़न थे जिसकी वजह से हमने किसको फॉर्म किया? लीग ऑफ नेशंस को। तो एक रीज़न वर्ल्ड वॉर 1 तो था ही था, दूसरा रीज़न इकोनॉमिक डिप्रेशन भी था। जो पर्पस था लीग ऑफ नेशंस बनने का वो पूरा नहीं हो पाता है बेटा। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो जाता है। कब ब्रोक आउट हो जाता है? 1939 में। लीग ऑफ नेशन 1920 में बनता है और मात्र 19 साल बाद, सिर्फ 19 साल बाद ही क्या हो जाता है? वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है। तो जो पर्पस था वो तो डिफीट कर गया। क्यों डिफीट कर गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 ब्रोक आउट हो गया, है ना। हमने भले ही लीग ऑफ नेशन को फॉर्म कर लिया था, फिर भी तो वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है फर्स्ट के कंपैरिजन में।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ होता है। ब्लिट्जक्रीग नाम की टेक्निक को यूज़ करते हैं हिटलर, बहुत जल्दी जल्दी एरियाज़ को जीतते हैं, सडन अटैक करते हैं। तो ऑल इन ऑल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा लॉसेस, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हमने देखा। तो जो लीडर्स थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई कोई ना कोई कॉन्क्रीट मेजर, एक पुख्ता काम तो हमें करना पड़ेगा जिससे हम वर्ल्ड पीस को इंश्योर कर सकें। अच्छा, कैसे गधे थे ये लोग, पहले खुद ही इन्वॉल्व होके वर्ल्ड वॉर कर लेते थे, फिर बाद में सोचते थे ओ गलत कर दिया, अब चलो कुछ ऐसा करते हैं कि फिर से कुछ ना हो। बहुत ही मतलब दुष्ट टाइप के लोग हैं ये, खुद करते हैं फिर खुद ही सोचते हैं फिर खुद ही ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। तो फिर से इन्होंने सोचा कि अब हम कोई कॉन्क्रीट मेजर लेंगे जिसमें हम ऐसे मेजर्स ले सकें जिससे कि अब कोई वॉर्स ना हो कंट्री के बीच में, एंश्योर पीस बिटवीन कंट्रीज़, कंट्रीज़ के बीच में पीस रहे और कोई और वॉर ना हो। बेटा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड नहीं हुआ था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, उसी बीच जो यूएसए के प्रेसिडेंट होते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, और जो उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं यूएसएसआर के जोसेफ स्टालिन, ये साथ में आते हैं और एक पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करते हैं जो वर्ल्ड पीस को इंश्योर करेगा, मेंटेन करेगा। ठीक है, ये हैं बेटा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उस टाइम के प्रेसिडेंट। ठीक है, जब हम ये यूएनओ बना रहे थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और ये हैं विंस्टन चर्चिल। ये पीएम हुआ करते थे, कहाँ के पीएम हुआ करते थे? ब्रिटेन के, है ना। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। जोसेफ स्टालिन का फोटो नहीं दिया तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, कर ही लेना, देख लेना एक बार इसको भी। किसको? जोसेफ स्टालिन को, जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे। ब्रिटेन के विंस्टन चर्चिल, यूएसए के डी रूजवेल्ट साथ में आते हैं, एक पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात करते हैं और उसे जिम्मेदारी दे देते हैं, देने की बात करेंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन बना इसलिए रहे हैं कि वर्ल्ड में पीस मेंटेन रहे। अदर कंट्रीज़ टू सपोर्टेड देयर आइडियाज़। हो जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात आई तो दूसरी कंट्रीज़ ने भी हाँ बोला कि भाई बना देते हैं, कोई बुराई इसमें नहीं है। अब बेटा ये आइडिया तो आ गया दिमाग में कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, भी इस आइडिया को एक्शन में भी लाना था। तो कुछ कंट्रीज़ के लीडर्स मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? डम्बार्टन ऑक्स में इन द यूएसए। कब मिलते हैं बेटा? अक्टूबर 1944 को। कहाँ मिलते हैं बेटा? ये डम्बार्टन ऑक्स में, जो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये जो आइडिया बनाया कि भाई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अब आइडिया से तो काम नहीं चलता, उसको एक्शन में लाना था। तो लीडर मिलते हैं कुछ कंट्रीज़ के, कहाँ पर? डम्बार्टन ऑक्स में, जो कहाँ पर है? यूएसए में है। कब मिलते हैं? अक्टूबर 1944 को। एक ड्राफ्ट प्रपोजल प्रिपेयर किया जाता है इस मीटिंग के लिए। भाई बात क्या होगी, क्या एजेंडा होगा, कैसी चीज़ें आगे की तरफ जाएंगी, उसके लिए एक ड्राफ्ट बना लिया जाता है। बेटा इसके बाद एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पर होती है? सैन फ्रांसिस्को में। कब होती है? अप्रैल 1945 को। देखो 1944 अक्टूबर को ये मिलेंगे डम्बार्टन ऑक्स में, वहाँ पर एक ड्राफ्ट प्रपोजल बन जाएगा, फिर एक ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कब करेंगे? अप्रैल 1945 को। टू ड्राफ्ट एंड रेटिफाई अ चार्टर, एक चार्टर को बनाना है, फिर सबसे उसको पास कराना है, रेटिफाई कराना है। किसके लिए ये चार्टर बन रहा था? एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो किसके लिए काम करेगी? वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगी। ड्राफ्ट मतलब बनाया, ठीक है, और रेटिफाई कराना मतलब सब लोगों ने उसके लिए हाँ बोल दिया, रेटिफाई कराया जाएगा। फिर उसको पहले बनाया जाएगा, फिर रेटिफाई कराया जाएगा। किसको बनाया जाएगा, किसको रेटिफाई कराया जाएगा? एक चार्टर को। किसके चार्टर को बेटा? परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्यों बन रही है? फॉर वर्ल्ड पीस। इवेंचुअली जो नंबर था अदर कंट्रीज़ का, उन्होंने भी इस चार्टर को साइन किया। ठीक है, जब फ्रांसिस्को में ये लोग बैठे थे तब तो नंबर 52 था। ठीक है, पर बाद में बहुत सारी दूसरी भी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसके चार्टर को साइन कर दिया। सब्सिक्वेंटली जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन था वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। कब आ जाता है बेटा? 24 अक्टूबर 1945 को। और तभी से हम 24 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? यूएन डे, यूनाइटेड नेशंस डे, हर साल। तो फिर से ध्यान से सुनो,
ये जो प्लान बनाया था हम लोगों ने कि और अब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो दुनिया में वॉर्स नहीं होने देगा, उस प्लान को एक्शन में लाना था। इसलिए सारे लीडर्स, सारे तो नहीं, कुछ लीडर्स कहाँ मिले, डम्बार्टन ऑक्स में मिले, कहाँ पर, यूएस से। उसके बाद फिर इन्होंने एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस करवाई, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में। और जिस कॉन्फ्रेंस में इन्हें ड्राफ्ट करना था और रेटिफाई कराना था चार्टर को, किसके चार्टर को बेटा, एक परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर को। फिर बाद में उस टाइम तो 52 कंट्रीज थी जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया। बाद में फिर दूसरी कंट्रीज़ ने भी इस चार्टर को साइन किया और यूएन एग्जिस्टेंस में आ गया। कब आया बेटा, 24 अक्टूबर 1945 को। और इस दिन से ही हम क्या मनाने लगे, 24 अक्टूबर को हर साल यूएन डे। अब हम हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे कि भाई हमारी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो जो हेडक्वार्टर है यूएन का वो है न्यूयॉर्क सिटी। कहाँ पर है न्यूयॉर्क, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन। बेटा सिर्फ हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को छोड़ दें तो जितने भी और दूसरे ऑर्गन हैं यूएन के डिफरेंट ऑर्गन हैं जिनको हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उन सारे ऑर्गन में सिर्फ एक ही ऑर्गन ऐसा है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसको छोड़ करके सारे के सारे जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है वो न्यूयॉर्क सिटी से ही काम करते हैं। यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में है। यूएन के जितने भी ऑर्गन हैं सब कहाँ से ही काम करते हैं, न्यूयॉर्क सिटी से ही। सिर्फ एक ऑर्गन नहीं करता है, वो ऑर्गन का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो नो सेक्शन देख लेते हैं। तो बेटा जो ज़मीन है और जो बिल्डिंग है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ यूएन हेडक्वार्टर, यूएन का जहाँ हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो ज़मीन है, जो बिल्डिंग है, उसे क्या समझा जाता है, इंटरनेशनल टेरिटरी। फिर से ध्यान से सुनो, जहाँ पर यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है, जिस ज़मीन पर जो बिल्डिंग है, उसे क्या समझा जाता है, इंटरनेशनल टेरिटरी। अब हम मेंबरशिप की बात करेंगे, जहाँ मैं बोल रही थी ना बेटा 50 to 52 कंट्रीज़ थी। एग्जैक्टली कितनी कंट्री थी, 51। तो इनिशियली 51 कंट्रीज़ ने यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया था, पर आज यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं, 193। फिर से ध्यान से सुनो, इनिशियली सिर्फ 51 कंट्रीज़ ने ही यूएन चार्टर को साइन किया था, पर आज यूएन की मेंबर कंट्रीज़ ऑलमोस्ट सारी कंट्री बन गई हैं। टोटल कितनी कंट्री यूएन की मेंबर हैं, 193। जो मेंबरशिप है यूएन की वो सारी कंट्रीज़ के लिए ओपन है, बस आपको यूएन चार्टर को फॉलो करना है, यूएन चार्टर से अबाइड रहना है, बंधे हुए रहना है, ठीक है। बंधने का मतलब रस्सी से नहीं बांध दिया जाएगा, बंधने मतलब उसके नियम कानूनों को आपको फॉलो करना है। डिड यू नो सेक्शन, फिर से एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि जो फ्लैग है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का, उसे अडॉप्ट किया गया था 1946 में। ये जो फ्लैग है इस पे 2 ऑलिव की ब्रांचेस हैं। किसके ऊपर है बेटा, लाइट ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर है। अ वर्ल्ड मैप स्टैंड्स बिटवीन ऑलिव ब्रांचेस, और इन 2 ऑलिव ब्रांचेस के बीच में क्या है, वर्ल्ड का मैप है। और जो ऑलिव ब्रांचेस हैं किसको सिंबलाइज करती हैं, पीस को सिंबलाइज करती हैं। फिर से जो फ्लैग है यूएन का उसे 1946 में ऑप्ट किया गया था। इस फ्लैग में 2 ऑलिव की ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगी, एक ये रही और दूसरी ये, और इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, वर्ल्ड का मैप है। और ऑलिव किसको सिंबलाइज करता है, पीस को। बेटा अब हम पढ़ेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की, 6। हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन यूनाइटेड नेशंस, 6। कितनी, 6। कौन कौन सी हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। 6 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं किसकी, किसकी, यूएन की। कौन कौन सी हैं वो, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। जो प्रोसीडिंग्स होती हैं यूएन की कंपल्सरली इन 6 लैंग्वेज में, इन ऑल 6 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होंगी। ठीक हुई बात, यूएन का जितना भी काम काज होगा वो 6 लैंग्वेज में होगा, 6 लैंग्वेजेस में होगा।
ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उद्देश्य थे जिनको लेकर के हमने यूएन को बनाया? तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो यही था, टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, सिक्योरिटी, पूरी दुनिया में सिक्योरिटी हो, पीस मेंटेन रहे। दूसरा, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन रहें, है ना, भले वो इंडिया पाकिस्तान हो, इंडिया चाइना हो, सबके बीच में कैसे रिलेशंस रहें, फ्रेंडली। थर्ड, ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम दी जाए। देखो, फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, इन सबको प्रोटेक्ट करना भी किसका ही काम है? यूएन का। टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम, ये भी कौन ही करता है? यूएन। टू गार्नर वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन, और बेटा गार्नर का मतलब होता है माला बनाना, फूल पे रोना, है ना, तो वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन बना रहे। ग्लोबल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जब भी आए तो उन क्राइसिस को हम कॉपरेशन के थ्रू सॉल्व करें, इस बात का भी ध्यान कौन ही रखता है? यूनाइटेड नेशंस। टू गार्नर वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन हो, उसको इकट्ठा किया जाए, पूरी दुनिया एक साथ मिलके काम करे। जब भी कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आए, सोशल प्रॉब्लम आए, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आए, हम सब मिलके उसको सॉल्व करें। ये किसकी अप्रोच है? यूएन की। और बेटा एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव जो बहुत इम्पॉर्टेंट था वो ये था कि सारी कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। अब एक प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी कंट्रीज़ के मेंबर बैठे हुए हैं, वो अपनी अपनी कंट्री की प्रायोरिटीज़ को, प्रॉब्लम्स को यूएन के सामने रख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोल्यूशन अपने आप में ही मिल जाएगा? यूएस से इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना के रिगार्ड में क्या सोचता है, चाइना से किस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करता है, जब वो एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम पे रहेगा, रखेगा, लोग उसकी बातों को सुनेंगे, तो आप लोगों को नहीं लगता आधी प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जानी है? सो सबसे बड़ा जो अचीवमेंट मैं यूनाइटेड नेशंस का मानती हूँ वो यही है कि वो सारी कंट्रीज़ को एक कॉमन प्लेटफॉर्म, सेम प्लेटफॉर्म पर ले आता है, टू एनकरेज पार्टिसिपेशन, और सारी कंट्रीज़ को एनकरेज करता है कि भाई कॉमन एंड्स, जो हमारे कॉमन एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए हम साथ में मिलके काम करें। क्लियर है? अब हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे यूएन के। प्रिंसिपल्स का मतलब होता है सिद्धांत। यूएन के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल है? तो पहला, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ होंगी यूएन की वो सोवरेन होंगी। सोवरेन का मतलब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा। इक्वालिटी होगी, ऐसा नहीं कि भाई नेपाल एक छोटी कंट्री है, चाइना एक बड़ी कंट्री है, तो इनके बीच में भेदभाव किया जाएगा। क्या? देखो, भेदभाव तो है, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन के उनके पास वीटो पावर है। 5 परमानेंट मेंबर्स के पास क्या है? वीटो पावर है। आगे क्या है वीटो, क्यों है इनके पास, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें भूल जाओ। पर थोड़ा भेदभाव तो है, फिर भी हम कह सकते हैं कि सारी कंट्री सोवरेन है, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, इक्वालिटी है, मतलब सारे नेशंस को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। अब ऐसे भी कह सकते हैं नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि 5 मेंबर्स को आपने क्या बना रखा है? परमानेंट, जिनके पास कौन सी पावर है? वीटो पावर है। पर छोड़ो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी तो यही मान लो आप कि ऑल नेशंस आर इक्वल। जो मेंबर कंट्री हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी वो सब यूएन चार्टर को ओबे करेंगी, फॉलो करेंगी, ठीक है? कोई भी कंट्री जो यूएन का मेंबर है वो यूएन चार्टर को डिसोबे नहीं कर सकती। जो मेंबर कंट्रीज़ होंगी उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करें पीसफुल मीन्स से, ठीक है? द मेंबर कंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू रिसोर्ट पीसफुल मीन्स टू सेटल देयर डिस्प्यूट्स। भैया देखो, डिस्प्यूट एक फैमिली में हो जाते हैं तो कंट्रीज़ में तो होंगे ही होंगे, तो उन कंट्रीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बीच के डिस्प्यूट्स को पीसफुल वे में सॉल्व करें, कोई फोर्स, कोई वायलेंस का यूज़ ना करें। देन जो मेंबर कंट्रीज़ होंगी
उन्हें यूएन को अनकंडीशनली सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते हैं इंडिया कि हम वैक्सीन तभी प्रोवाइड करेंगे जब यूएन हमें ये देगा, हम इस कंट्री को पानी तभी देंगे जब यूएन हमें ये देगा। ऐसे कंडीशन नहीं रख सकते हो आप बेटा। जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्हें यूएन को अनकंडीशनली सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात कि यूएन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, इसमें किसी कंट्री के पास कितनी भी पावर क्यों ना हो, पर यूएन चार्टर इस बात को अलाउ करता ही नहीं है कि आप कंट्रीज़ के इंटरनल अफेयर में बोलें। इंटरनली एक कंट्री में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो कंट्री का अपना मैटर है, ठीक है। तो नो इंटरफेरेंस इज मेड बाय द यूएन इन द डोमेस्टिक अफेयर ऑफ मेंबर कंट्री। डोमेस्टिक अफेयर जितने भी होंगे मेंबर कंट्रीज़ के उन डोमेस्टिक अफेयर में यूएन कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। देन जो यूएन है वो इंश्योर करेगा कि जो नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी कंट्रीब्यूट करें फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड पीस। ऐसा ना हो कि भाई मैं बोल दूँ कि मैं तो आपका पार्टी नहीं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मैं तो आग लगा सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई। यूएन ये भी इंश्योर कराता है कि जितनी नॉन मेंबर कंट्रीज़ हैं वो भी वर्ल्ड पीस में कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करें ही करें। अब हम पढ़ेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑर्गन को, जो इसके मुख्य, यहाँ पर प्रिंसिपल ये वाला है, AL वाला है ना, तो इसका मतलब होता है मुख्य, और PLE वाले का मतलब होता है सिद्धांत। तो इसके जो मुख्य ऑर्गन है, प्रिंसिपल ऑर्गन है, वो उनको पढ़ेंगे। तो पहला है जनरल असेंबली, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथा ट्रस्टीशिप काउंसिल जिसका अब कोई काम नहीं बचा है, पांचवा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कहाँ से काम करता है, हेग से। हेग कहाँ पर है, नेदरलैंड्स में। हेग कहाँ पर है, नेदरलैंड्स में। सेक्रेटेरिएट। अब बेटा हम पढ़ेंगे जनरल असेंबली को। तो 1 मार्कर में पूछा जा सकता है विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन इज नोन एज वर्ल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में या 1 मार्कर में कि भैया जितने भी ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के उसमें से बताओ कि हम वर्ल्ड पार्लियामेंट किसे कहते हैं। तो बेटा हम जनरल असेंबली को ही क्या कहते हैं, वर्ल्ड पार्लियामेंट। ठीक है, पूरी दुनिया की संसद। चलो, तो जितने भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सारे ही मेंबर होते हैं जनरल असेंबली के। तो जो जनरल असेंबली है उसे हम वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कह सकते हैं क्योंकि पूरे मेंबर्स में बैठते हैं। जितने भी यूनाइटेड नेशंस के, जितनी भी कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस की मेंबर होंगी उन सारी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आपको किस में मिल जाएंगे, जनरल असेंबली में मिल जाएंगे। हर मेंबर कंट्री को अलाउ किया जाता है कि वो अपने डेलीगेशन को भेजें, और डेलीगेशन में कितने मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 5। ठीक है, काय के लिए भेजो, नेशंस जनरल असेंबली के लिए भेजो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए भेजो। इसे ध्यान से सुनो, जितने भी मेंबर होते हैं यूनाइटेड नेशंस के वो सब जनरल असेंबली के मेंबर होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो जनरल असेंबली है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट की तरह है। हर मेंबर कंट्री को अलाउ होता है कि वो एक डेलीगेशन भेजेगी। उस डेलीगेशन में मैक्सिमम 5 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम 1-2 भी हो सकते हैं, पर 5 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। किसके लिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए। हर मेंबर कंट्री के पास वोटिंग पावर होती है, और इसी वोटिंग पावर के थ्रू हम इंश्योर कराते हैं कि सारी मेंबर कंट्री इक्वल हैं, सारी मेंबर कंट्रीज़ इक्वल हैं। जो असेंबली है वो एनुअली होती है। जनरल असेंबली की मीटिंग हर साल होती हैं। जितनी भी कंट्रीज़ इसमें आती हैं उन सबके पास राइट टू वोट होता है, और ये राइट टू वोट इंश्योर कराता है इक्वल पार्टिसिपेशन को। जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक्स हुआ करते हैं उन्हें जनरल असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, क्या किया जाता है, जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज होते हैं उन पे जनरल असेंबली बात करती है। पर जब भी क्राइसिस का टाइम होता है बेटा तो असेंबली हो सकता है कोई स्पेशल सेशन भी होल्ड कर ले। तो हम जनरल असेंबली के फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो बहुत सारे काम करती है जनरल असेंबली। पहला, नए मेंबर को एडमिट करती है। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जिन जिन मेंबर को रिकमेंड करता है उन्हें एडमिट करने का काम कौन ही करती है, जनरल असेंबली। फिर
जनरल असेंबली ही अपॉइंट करती है सेक्रेटरी जनरल को, और ये भी किसके रिकमेंडेशन से? सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल जिन मेंबर को रिकमेंड करेगी उन्हें अपॉइंट कर लेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एज सेक्रेटरी जनरल। जिस भी मेंबर को रिकमेंड किया सिक्योरिटी काउंसिल ने वो क्या बनेगा? सेक्रेटरी जनरल। अपॉइंट कौन करेगी? जनरल असेंबली। रिकमेंड कौन करेगा? सिक्योरिटी काउंसिल। देन जो 10 टेम्पररी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें भी इलेक्ट जनरल असेंबली ही करती है, सेलेक्ट करती है, इलेक्ट करती है। सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स होते हैं बेटा, तो 5 परमानेंट होते हैं जो वर्ल्ड वॉर 1 के विनर रहे, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ठीक है, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, चाइना, यूएसए, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, ये 5 परमानेंट मेंबर हैं बेटा जिनके पास वीटो पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इन्हें चुनने का काम भी कौन ही करती है? जनरल असेंबली करती है। इट ऑल्सो अपॉइंट्स मेंबर्स टू द अदर ऑर्गन ऑफ यूएन के जो दूसरे ऑर्गन होते हैं जैसे WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया, इन सब के मेंबर भी अपॉइंट कौन ही करता है? जनरल असेंबली। देन बहुत सारे जो ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के, बहुत सारी जो एजेंसीज़ हैं जैसे UNO, यूनेस्को, WHO, ये जितनी भी रिपोर्ट्स भेजती हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन कहाँ पर ही होता है बेटा? जनरल असेंबली में होता है। बेटा वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने वाले जितने भी रीजंस होते हैं उन सबको किसके सामने रखती हैं? सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखती है। कौन? जनरल असेंबली। इट ब्रिंग्स द डिसरप्शंस। इट ब्रिंग्स द डिसरप्शंस। डिसरप्शन मतलब वही परेशानियाँ, है ना, किसी भी लड़ाई का कारण। इट ब्रिंग्स डिसरप्शंस इन वर्ल्ड पीस कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ वन और मोर कंट्री। अगर एक आध कंट्री, एक दो कंट्रीज कुछ अपनी एक्शन से ऐसा कर रही हों जिसमें वर्ल्ड पीस में डिसरप्शंस आ रहे हों, तो ये भी सिक्योरिटी काउंसिल के नोटिस में लेके आना किसका ही काम होता है? जनरल असेंबली का ही काम होता है। देखो कई बार एक कंट्री या कई बार एक से ज़्यादा कंट्रीज़ अपनी एक्शंस के थ्रू वर्ल्ड पीस को क्या करती हैं? डिस्टर्ब करती हैं, डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं, बिगाड़ने की कोशिश करती हैं। तो इस बात का भी जनरल असेंबली ध्यान रखती है कि ये बातें टाइमली किसके पास पहुंच जाए? सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंच जाए। It discusses matter under the US Charter like security, international cooperation and development. Development, security, international cooperation, ये सारे मैटर्स जो UN चार्टर में लिखे हुए हैं इनके ऊपर भी डिस्कस करती है जनरल असेंबली। इट कंसीडर एंड पासेस एनुअल बजट ऑफ UN के एनुअल बजट को कंसीडर करके पास करने का काम भी जनरल असेंबली का ही है। अब बेटा डिड यू नो सेक्शन में फिर एक अच्छी बात बताई है जो आपको पता होनी चाहिए। विजय लक्ष्मी पंडित UN जनरल असेंबली की पहली वुमन प्रेसिडेंट थी। हमारी विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट थी किसकी? UN जनरल असेंबली की। बेटा मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल को।